हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कवर कर रहे थे और इस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और ये जो आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 5 हो जाएगी। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं अच्छे से। प्रत्येक प्रत्येक में नहीं, इससे पहले 3 में हम आपको थ्योरी कवर करवाए थे, इसके बाद चौथा में एमसीक्यू कवर करवाए थे प्रीवियस ईयर का। आज 5वां में भी प्रीवियस ईयर का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करने वाले। अच्छे से सब लोग सेशन को देखिएगा। सबका हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिए हैं, आप आराम से प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से आप अच्छे से उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें सेशन को। और ये जो सेशन है रेगुलर वाले लोग देख सकते हैं और कैरी वाले लोग दोनों, जो लोग रेगुलर वाले लोग हैं आप लोग को तो एकदम जरूरी है। और अगर कैरी आपका है तो आपका तो मस्ट है। कैसे कैरी लगा, अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। दिस इज अ पार्ट ऑफ H2O स्टडी चैनल, ये एक H2O स्टडी चैनल का पार्ट्स है। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले सेशन में हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे, आज से हम लोग 21 स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ द इजियर एंड बेटर टू ड्रॉ ऑन द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन फ्री हैंड स्केच ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्थोग्राफिक व्यू एलिवेशन प्लान एंड साइड व्यू आर गिवन। यानी अगर मान लेते हैं मेरे को प्लान मतलब क्या होता है बताया गया था, ये सब पूरा है आपको फ्रंट व्यू थ्योरी में। थ्योरी आपको H2O स्टडी के एप्लीकेशन में मिलेगा, तो आज ही डाउनलोड करिए H2O स्टडी एप्लीकेशन और वहां से बैचेज इनरोल करके और कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई करिए। ठीक है, प्लान मीन्स होता है टॉप व्यू और एलिवेशन मीन्स होता है आपका फ्रंट व्यू और एक होता है साइड व्यू। यानी आपको प्लान, एलिवेशन एंड साइड व्यू तीनों आपको दिया हुआ है और इस तीनों के मदद से आपको ना, यानी तीनों दिया हुआ है मतलब कि 2D में जनरली मिलने वाला है। प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू 2D में हमको मिलती है। अगर इस 2D को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना, तो 2D को अगर आइसोमेट्रिक यानी 3D में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए कौन सा पेपर का ज़्यादा जरूरत पड़ेगी? क्या प्लेन पेपर में हम लोग पूरा अच्छे से दिखा सकते हैं या ग्राफ पेपर का जरूरत पड़ेगा, ये ग्रिड पेपर का, या नन ऑफ दिस? तो देखिए, अगर आपके पास प्लान, एलिवेशन, साइड व्यू दिया हुआ है यानी 2D दिया हुआ है, अगर उसको 3D में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके लिए जो बेस्ट पेपर होती है, वैसे तो हम लोग जनरली जो पेपर का इस्तेमाल करते हैं प्लेन पेपर, उसमें भी हम लोग ड्राइंग बना देते हैं, उसमें भी 3D हम आपको बनाने के लिए सिखा दिए हैं कि कैसे बनाई जाती है। लेकिन आपको बोला गया है कि इजियर और बेटर तरीका से, तो इजियर और बेटर तरीका से अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ढालना है, 3D बनाना, तो उसके लिए आपको ग्रिड पेपर का जरूरत पड़ेगा। ग्रिड पेपर मतलब क्या, ऐसे जो लाइन 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 रहती है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रिड पेपर। इस पेपर में ना 3D ऑब्जेक्ट को बनाना बहुत आसान हो जाता है, मतलब अच्छा दिखेगा इसमें, क्योंकि आपको पॉइंट मिल जाएगा, तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को मिलाना बहुत आसान हो जाती है। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को मिलाना आसान हो जाती है, तो इसीलिए अच्छा दिखता है। तो इजियर और बेटर अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है, तो आपके लिए ग्रिड पेपर बहुत, मतलब ग्रिड पेपर रहेगा तो अच्छा बनेगा, और नहीं तो प्लेन पेपर में भी हम लोग इस बना देते हैं। ग्राफो पेपर में बना देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन बढ़िया होना चाहिए और आसानी से तो ग्रिड पेपर होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा अगला, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर नीडेड फॉर ड्राइंग ऑफ द फ्री हैंड स्केच। तो देखिए, अगर आपको फ्री हैंड स्केच से कोई भी ड्राइंग करनी है ना, तो उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स का जरूरत नहीं है। कौन कौन सा होना चाहिए? एगो पेंसिल होनी चाहिए आपके पास, एगो कटर होना चाहिए और एगो रबड़ होना चाहिए, बस इतना ही आपके पास है तो आप फ्री हैंड स्केच बना सकते हैं। इसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं चाहिए फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए। तो देखिए, फ्री हैंड स्केच बनाने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा? वो कंपास ना 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 ना, इंस्ट्रूमेंट तो जरूरत ही नहीं है, स्केल जरूरत ही नहीं है, सॉफ्ट लेडेड पेंसिल का जरूरत है, इरेजर का जरूरत है, शार्पनर का जरूरी है, बस। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्ट्स द कर्सर मूवमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड इंक्रीमेंटल डिस्टेंस इनसाइड द ड्राइंग एरिया? देखिए, ये क्या है ना कि एक विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन द कर्सर, ये कैड एक आपको टॉपिक पढ़नी है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उसका ये चैप्टर आ गया है, उसका भी थ्योरी आपको दे दिया गया है, आप अच्छे से उसको पढ़िएगा।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्ट द कर्सर मूवमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड इंक्रीमेंट डिस्टेंस इनसाइड द ड्राइंग एरिया। जैसे आपका मोबाइल में भी कभी कभी होता होगा, अगर आप मोबाइल में एक मोड, और जैसे ये आपका मोबाइल का स्क्रीन है, तो मोबाइल में एक सेटिंग होती है जिस सेटिंग के माध्यम से ये ऊपर में स्क्रीन रहेगी, आजकल तो पूरा टच स्क्रीन आ गया, पूरा टच बना देते हैं। या मोबाइल या कंप्यूटर में भी आप देखते होंगे ना कि इस कंप्यूटर को ना दो पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। तो अगर मान लेते इन्हें कुछ हम लिखना चाहें तो ये इन ही लिखाएगा, ये वाला में नहीं भागेगा। उसी तरह कैड सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपके पास कैड सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को जब आप कंप्यूटर में ओपन करिएगा तो आपको कंप्यूटर में स्क्रीन इस तरह से दिखेगा, इतना मान लेते स्क्रीन दिख रहा है। अब इसमें हम लोग क्या किया ना, इस स्क्रीन के अंदर इतना में हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। अब इसी के अंदर मेरे को ड्राइंग करनी है, उससे यानी इससे इस लाइन से बाहर मेरे को नहीं जानी है, यानी यही वाला वर्किंग स्पेस है। तो वो वाला वर्किंग स्पेस को हम क्या करेंगे ना, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। कर्सर जो है, बस जो भी कर्सर है, कर्सर जो छोटा छोटा, जैसे आपके देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कर्सर, ये देखिए कर्सर दिख रही है ना, तो कर्सर जो दिख रही है, ये देखिएगा कर्सर आपको दिख रहा होगा इधर उधर हिल रहा है, तो वो कर्सर ना बस वर्किंग एरिया तक ही रहे, उससे बाहर नहीं जाए। तो उस प्रकार मतलब वो जो रिस्ट्रिक्शन मोड जो ऑन किया जाता है ना, वो रिस्ट्रिक्शन मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोला जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो मोड। अगर आप कैड सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑर्थो मोड होती है, अगर ऑर्थो मोड आप ऑन कर दीजिएगा तो जितना एरिया में आप ऑर्थो मोड ऑन किया ना, बस कर्सर उतना ही दूर तक रहेगा, उससे बाहर कभी भी नहीं निकले। आप बस जितना दूर आप ऑर्थो मोड ऑन किए, बस उसी उतना ही दूर में आप काम कर सकते हैं, बाहर में आपको कुछ भी काम नहीं फिर होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए हम लोग ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं, ताकि कोई भी मतलब जो स्पेसिफाइड इंक्रीमेंटल डिस्टेंस जो है ना इनसाइड द ड्राइंग एरिया, बस उसी में जो कर्सर है वो मूवमेंट करे। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड बाय द मोस्ट कैड सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर। देखिए जैसे कि मान लेते कहीं कहीं मेरे को इस तरह का एक डिजाइनिंग करना है, यहाँ पे ना मेरे को इस यहाँ पे देखिएगा ये कोना, इस कोना पे ना मेरे को ऐसे करके राउंड कटिंग करनी है, ऐसे राउंड कटिंग करनी है। तो ये जो कैड सॉफ्टवेयर है ना, कैड सॉफ्टवेयर की मदद से ये हम लोग ऐसे राउंड कटिंग कर सकते हैं। तो कैड सॉफ्टवेयर की मदद से अगर क्या बोलता है, द टर्म यूज बाय द मोस्ट कैड सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर, यानी कॉर्नर को राउंड करने के लिए जो हम लोग टर्म का इस्तेमाल करते हैं कैड सॉफ्टवेयर में ना, वो जनरली हम लोग का क्या है, फिलेट है। कौन सा, फिलेट। फिलेट के मदद से हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं, फिलेट के मदद से हम लोग उसका जो कॉर्नर, जो उस कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। आपको हम ना थोड़ा सा दिखाते हैं कैसे आप राउंड कर सकते हैं। सो आप देखिएगा, हम आपको दिखाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे ये आपको देखने को मिलने वाला है। सो देखिए आप इस चीज को ना ध्यान पूर्वक आप देखिए, यहाँ पे देखिए दो चीज है। ये देखिए जैसे यहाँ पे एक इस तरह का कटिंग काटा हुआ था, तो देखिएगा यहाँ से ऐसे गया, ये देखिए यहाँ पे था पूरा गोला गोला, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये कॉर्नर, ये देखिएगा इसको ना कॉर्नरवा को ऐसे राउंड करके ऐसे डिजाइन तैयार किया गया। तो अगर इस तरह का मेरे को डिजाइनिंग करनी है तो कैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोग अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला कॉर्नरवा को राउंड कर सकते हैं, किसके माध्यम से, उस कैड सॉफ्टवेयर के अंदर एक फिलेट कमांड रहती है, फिलेट आपका आइकन्स रहेगा तो उस फिलेट की मदद से हम लोग राउंड कर सकते हैं। एक होता है कैम्फर, इस कैम्फर के मदद से हम लोग डिजाइनिंग देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको तो गोला काट दिए, जैसे इस तरह से अगर कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हमको ऐसे तिरछा तिरछा काट के निकालना है, तो तिरछा तिरछा काट के निकालने के लिए फिर हम लोग कैम्फर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे तिरछा ऐसे काट के निकाला है, ऐसे तिरछा काट के निकाला, यहाँ पे राउंड नहीं कर रहे हैं, तिरछा तिरछा काट के निकाल रहे हैं, तो वो जनरली हम लोग कैम्फर की मदद का मतलब कैम्फर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्या तो उम्मीद करते हैं कि आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये गोला गोला यहाँ पे पूरा राउंड हो जाता है अच्छे से। चलिए ये तो हो गई, फिलेट और कैम्फर समझ गए ना। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको जवाब दे दीजिएगा। फिलेट के मदद से जनरली राउंड किया जाता है और कैम्फर के मदद से कॉर्नर को डिजाइनिंग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
ए स्क्वायर इन ए रेक्टेंगुलर मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस अपीयर्स इन द आइसोमेट्रिक व्यू। यानी एगो जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का अगर आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करेंगे तो कैसा दिखेगा। स्क्वायर का जब भी आप आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करिएगा तो वो एक प्रकार का आपको रैम्बस दिखेगा, याद रहेगा। अगर रेक्टेंगल रहा तो रेक्टेंगल का कैसा दिखेगा, पैरालेलोग्राम, ठीक है। अगर आपका सर्कल रहा तो सर्कल में कैसा दिखेगा, इलिप्स। तो ये सब याद रखना। तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में आपको रैम्बस दिखेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेंट। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो क्विक एक्सेस होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें रहती है। द लिटिल ऑफ द करंट ड्राइंग, ऑनलाइन सर्विसेज एंड हेल्प बटन रहती है, टूल्स फॉर ऑल 5 रिलेटेड ऑप्शन, या सेट ऑफ नेविगेशन टूल। तो देखिए क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या चीज रहता है, तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सेट ऑफ नेविगेशन टूल्स, बहुत सारा टूल्स रहेगी। उसको अगर आपको नेविगेशन करनी है मतलब खोजनी है तो आप वहां से खोज सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द स्केल विथ RF इतना दिया हुआ है, मेजर्ड अप टू देखिएगा 6 मीटर दिया हुआ है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्केल हमसे पूछा जा रहा है, यानी ड्राइंग लेंथ पूछा जा रहा है। तो देखिए तो RF बराबर क्या होता है, RF बराबर होता है ड्राइंग लेंथ या लेंथ ऑफ स्केल लिख सकते हैं, ड्राइंग लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ नीचे लिखेंगे। अब देखिएगा RF बराबर 1/40 है, एक्चुअल लेंथ एने आ जाएगा तो एक्चुअल लेंथ यहाँ पे 6 मीटर, क्योंकि मेजर अप टू यानी मैक्सिमम 6 मीटर मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअल में 6 मीटर हो जाएगा। बराबर में DL ड्राइवरी लाइसेंस नहीं, ड्राइंग लेंथ, या फिर उसको लेंथ ऑफ स्केल के भी नाम से जानते हैं। तो 1/40 गुने 6 गुने 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर DL यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से 2 दूनी की 4, 2 से 2 तिहाई 6, कोई 2 पचे 10, यानी DL यानी ड्राइंग लेंथ क्या हो जाएगा, 5 तिहाई की 15 सेंटीमीटर। तो फाइनली ड्राइंग लेंथ कितना निकला, 15 सेंटीमीटर के बराबर निकला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये 15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पिक्टोरियल व्यूज ड्रॉन ऑन आइसोमेट्रिक स्केल आर कॉल्ड। देखिएगा यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, मेरे पास पिक्टोरियल व्यू है, ठीक है। अब उस पिक्टोरियल व्यू को हमको आइसोमेट्रिक स्केल में उसको मेरे को देखिएगा, पिक्टोरियल व्यू मतलब कि 3D व्यू है मेरे को। अब उसको हमको आइसोमेट्रिक स्केल पर ड्रॉ करनी है। तो आइसोमेट्रिक स्केल पे क्या चीज बनती है, तो आइसोमेट्रिक स्केल पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है, ये याद रखिएगा। आइसोमेट्रिक स्केल पे हमेशा ध्यान रखिएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का निर्माण होती है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइसोमेट्रिक ड्राइंग और आइसोमेट्रिक व्यू जो होती है ना, हमेशा ट्रू लेंथ पर बनता है, यानी एक्चुअल लेंथ पर बनता है, ये याद रखिएगा। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होती है ना, आइसोमेट्रिक लेंथ पर बनता है, आइसोमेट्रिक स्केल पर बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब गड़बड़ाइएगा नहीं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड्स द डायमेंशंस वैल्यू फॉर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखिए कोई भी सर्कल का अगर डायमीटर को दिखाना तो डायमीटर को हम लोग 5 से दिखाते हैं, लेकिन 5 लिखते कने हैं कोई भी डिजिट का। जैसे अगर मान लेते इसका डायमीटर 5 है, 5 mm है, तो क्या लिखेंगे हम इसका, इधर ऐसे साइन देके 5 फाई लिखेंगे, या फिर हम लोग लिखेंगे 5 लिखेंगे। इस दोनों में कौन सही है, तो ध्यान रखिएगा। हमेशा जो होती है ना, जो भी सर्कल है उस सर्कल का अगर डायमीटर शो कर रहा है तो 5 हमेशा पहले लिखल जाता है, हमेशा पहले। आपको ना हम दिखाते हैं, जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे सेशन को इस फिगर में। देखिएगा, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा ना, तो इस फिगर में हम ना आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये जो फिगर है ये एक सर्कल का फिगर है। यहाँ पे देखिएगा 5 यहाँ पे पहले लिखल है, 5 318.6, यहाँ पे देखिएगा 5 330। ये क्या दिखा रहा है, ये 5 हमेशा पहले लिखल रहता है और ये 5 दिखाता है डायमीटर को, समझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 और
और आप कहीं पे भी ड्राइंग में देखिएगा ना, कहीं पे भी ड्राइंग में तो आपको दिख जाएगा वहां पे। ये देखिए ये फाई यहाँ पे, ये फाई फाई पहले है ना, ये फाई क्या दिखाता है, डायमीटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यानी तो कहाँ फाई लगती है, पहले लगता है ना, तो प्रीसीड बाय द सिंबल फाई, यानी फाई पहले लगती है, प्रीसीड मतलब पहले, सक्सीड बाय द सिंबल फाई, सक्सीड मतलब कि आगे। तो हम लोग का जो फाई है वो पहले लगता है, फाई बाद में नहीं लगती। तो क्या हो जाएगा, प्रीसीड बाय द सिंबल, सिंबल हम लोग पहले लगाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आरएफ इज ऑलवेज, आरएफ का कंडीशन दे रहा है, आरएफ मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको बताएं, आरएफ होती क्या है, फुल साइज स्केल, फिर आपको रिड्यूसिंग स्केल, इन लार्ज स्केल, तीनों कंडीशन बताए थे। आरएफ का वैल्यू लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, एनी ऑफ द एबव। देखिए अगर मान लेते इक्वल टू 1 है, इसका कहने का मतलब कौन सा स्केल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसमें इस्तेमाल किया गया फुल साइज स्केल। तो याद रखिएगा फुल साइज स्केल का जो आरएफ होता है 1 के बराबर होता है। ये देखिएगा ये जो आरएफ है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है मतलब कि यहाँ पे इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आरएफ का जो वैल्यू है लेस देन 1 है, यानी यहाँ पे रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे करके भी याद रखिएगा कि रिड्यूसिंग स्केल का आरएफ कितना होता है, तो लेस देन 1। फुल साइज स्केल का आरएफ कितना होता है, इक्वल टू 1। इन लार्ज स्केल का आरएफ कितना होता है, ग्रेटर देन 1। तो ऐसे करके भी आपको याद रखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिडन लाइन्स आर ड्रॉन एज, हिडन लाइन देखिए कैसे ड्रॉ किया जाता है, आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप फिगर में देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या दो गो लाइन हम दिखाएं, एगो ऑब्जेक्ट कंटूर लाइन, कंटूर लाइन देखिएगा एकदम सीधा होता है, और एक और देखिए हिडन लाइन, हिडन लाइन में देखिएगा कि डैश डैश देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअसली डैश 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 सब जगह। एक और है देखिए, एक और है सेंटी लाइन है, सेंटीमीटर सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन में देखिएगा एगो लंबा डैश, फिर छोटा डैश, लंबा डैश, छोटा डैश, लंबा डैश, छोटा डैश, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हिडन लाइन्स आर ड्रॉन एज क्या, डैश्ड नैरो लाइन है, डैश्ड वाइड लाइन है। डैश्ड वाइड लाइन मतलब कि थोड़ा चौड़ा चौड़ा लाइन है। और फिर लॉन्ग डैश्ड डॉटेड नैरो लाइन है, लॉन्ग डैश डॉटेड वाइड लाइन है। नैरो लाइन मतलब कि थोड़ा पतला पतला होना चाहिए, और वाइड लाइन कहने का मतलब थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा होना चाहिए। तो देखिए जो ये जो लाइन है, जो हिडन लाइन है, वैसे भी नाम से देखिए पता चल रहा है हिडन मतलब कि छुपा हुआ। तो छुपा हुआ में तो चौड़ा ज्यादा होगा नहीं, तो जब चौड़ा नहीं होगा तो होगा क्या, नैरो होगा। तो डैश्ड नैरो लाइन होगी, क्योंकि वैसे भी हिडन लाइन है। तो अगली जगह ये पार्ट ऑफ डायमेंशन, इसमें से कौन सा डायमेंशन का पार्ट है, सेंट्रोइडल लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कटिंग लाइन, लाइन ऑफ समरी। तो ये जो एक्सटेंशन लाइन है उन्होंने डायमेंशन का पार्ट्स है। क्या करते हैं, अगर कहीं पे भी डायमेंशनिंग दिखाना है तो क्या करते हैं, उस लाइन को ऐसे करके एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का ऐसे मिलाकर आप नीचे शो करते हैं ना, ये 5 मिलीमीटर है। तो ये जो नीचे लाइन खींचते हैं इसी को तो हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन के मदद से हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं, तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशनिंग, एक्सटेंशन लाइन जो डायमेंशनिंग का पार्ट है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड पिछले सेशन में ही हम आपको डिटेल से डिस्कशन किए थे। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लेन एंड ऑब्जर्वर आर, तीनों का स्थिति पूछा जा रहा है। तो जैसे फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे वस्तु रहता है, इन्हें ऑब्जर्वर रहता है, बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, इन्हें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होता है। यानी ऑब्जेक्ट्स लाइड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए फर्स्ट एंगल मेथड है। यहाँ पे देखिएगा इधर से यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वर का आंख यहाँ लगल है, ये बीच में क्या हो, वस्तु है, इन्हें से फ्रंट देखेगा, ऊपर से टॉप देखने वाला है, और इधर क्या है, इधर देखिएगा ये वाला जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन। यहाँ पे क्या बोलता है, फर्स्ट एंगल मेथड, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमको वस्तु का ही पोजीशन पूछा जा रहा है, वस्तु का पोजीशन
प्लेन एंड ऑब्जर्वेशन के बीच में होता है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, प्लेन इज प्लेस्ड इन बिटवीन, नहीं, ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड इन बिटवीन, मे बी प्लेस्ड इन एनी ऑर्डर, नहीं, कैसे भी वहीं नहीं रख सकते। फर्स्ट का कंडीशन सही कि जो भी वस्तु है उस वस्तु को हम लोग बीच में रखते हैं और एक तरफ ऑब्जर्वर और एक तरफ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन रहता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शोन इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन। दिस टाइप ऑफ सेक्शन मतलब कि ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शोन इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन, मतलब कोई एक वस्तु है, उस वस्तु को हमको सिमेट्रिकली अलग अलग रूप में बांटना है। तो सिमेट्रिकली अलग अलग रूप में बांटना है तो उसका कैसे सेक्शन काटेंगे जिससे कि वो इफेक्टिव दिखे? बीचे बीच ऐसे करके काट दीजिए, आधा वाला पोर्शन है ना, आधा वाला पोर्शन में आसानी से आपको दिख जाएगा। जैसे इस महिला मित्र को आप देखिएगा, इस महिला मित्र को देखिए कि ये बीचे बीचे ऐसे काटा जा रहा है, तो बीचे बीचे तो इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल होगी। गोरी गोरी है। तो ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शोन इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन, तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या काटेंगे? ऑब्जेक्ट्स दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शोन इफेक्टिवली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेक्शन की बात कर रहा है। तो क्वार्टर सेक्शन, हाफ सेक्शन, फुल सेक्शन या फिर सिमेट्रिक सेक्शन। ऑब्जेक्ट दैट आर सिमेट्रिक कैन बी शोन इफेक्टिवली, यानी सिमेट्रिक हमको इफेक्टिवली दिखाना है तो किस टाइप का सेक्शन होगा? तो सिमेट्रिक सेक्शन जो मतलब एक वैसा वस्तु जो सिमेट्रिकल सेक्शन का हो उसको सिमेट्रिक दिखाना इफेक्टिव है, समझे? और सिमेट्रिकल सेक्शन तभी, सिमेट्रिकल सेक्शन कहने का मतलब कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर अगर हम ओवरलैप करेंगे तो नीचे वाला ढक जाए, दिखे नहीं, उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल। इसको ना सिमेट्रिकल सेक्शन नाम दीजिए। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द एक्स वाई इज नॉन एज, देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम लोग करते क्या है, 3D ऑब्जेक्ट मेरे को दिया हुआ रहता है, उसका हम लोग 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी उस 3D ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू निकाल के और उसको 2D में कन्वर्ट करके और उसको हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए जो सबसे पहले जो लाइन लिया जाता है एक्स वाई लाइन, उस लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रू शेप ऑफ ए इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द, देखिए हमको ना ट्रू शेप चाहिए कोई भी एक इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक वस्तु है, वस्तु इंक्लाइंड है, अब उस इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट का मेरे को ट्रू शेप चाहिए, तो ट्रू शेप मेरे को मिलेगा कहाँ? तो ट्रू शेप मिलने के लिए हम लोग को हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन, तो ट्रू शेप के लिए मेरे को एक्जुलरी प्लेन की मदद लेनी होगी। एक्जुलरी प्लेन में जनरली ट्रू शेप आपको दिख जाएगा, कितना भी इंक्लाइंड रहे सरफेस रहे उसका आसानी से ट्रू शेप दिख जाएगा। इन ए कंपास, कंपास में लेंथेनिंग बार इज यूज टू, कंपास में जनरली लेंथेनिंग बार किस लिए यूज करते हैं? ड्रॉ सर्कल ऑफ लार्ज डायमीटर, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है। लेंथेनिंग बार का जो इस्तेमाल है सर्कल को ड्रॉ करने, लार्ज डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, अगर पेंसिल ठीक रहेगा तो यूनिफॉर्म थिकनेस भी बढ़िया से बन जाएगा। इंक्रीज द ओवरऑल हाइट, ओवरऑल हाइट, ये हाइट कहाँ आ जाएगी? कंपास का इस्तेमाल ओवर ऑल हाइट को बढ़ाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए कंपास का जो इस्तेमाल है ना, लेंथेनिंग बार का इस्तेमाल लार्ज डायमीटर का सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन स्पेस इज प्रिफर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम। जैसे देखिए अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं ना, तो ड्राइंग के नीचे एक बॉक्स रहता है, टाइटल बॉक्स, उस टाइटल बॉक्स में सब कुछ लिखा जाता है, आप ड्राइंग बनाया कैसे हैं, ड्राइंग में जो डायमेंशंस इस्तेमाल किए वो कैसे इस्तेमाल किए, क्या ऑल डायमेंशंस एमएम में, सेंटीमीटर में, क्या है, इसके द्वारा आपका ड्राइंग पेपर चेक किया जा रहा है। ड्राइंग पेपर का नंबरिंग कितना है, संख्या कितनी है, वो सब सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी जाती है? तो टाइटल ब्लॉक के अंतर्गत, याद रहेगा। इन टाइटल ब्लॉक इज प्रीफर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम। ड्राइंग में सारा जो डायमेंशंस होती है वो एमएम में ही मेजरमेंट करते हैं, और वो जो है वो जनरली टाइटल ब्लॉक में लिखा जाता है।
ए डिवाइस विच डज द फंक्शंस ऑफ टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर एंड स्केल इज कॉल्ड, मतलब एगो वैसा डिवाइस जो टी स्क्वायर सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर और स्केल सब का काम करे उसको जनरली हम लोग बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन द इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइज A2 साइज, देखिएगा पेपर साइज ये भी हम आपको अच्छे से समझाएं पूरा डिटेल से। तो देखिए पेपर साइज यहाँ पे दिया हुआ, इस पेपर साइज को आप देख सकते हैं ड्राइंग शीट। जैसे जैसे देखिए A1 यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, सबसे नीचे A0 है, फिर A0 से A1 पहुंचा, A2 A3, यानी 0 से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे ये जो पेपर का जो साइज है ना, पेपर का साइज देखिएगा, पेपर का साइज धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे पेपर का साइज छोट होते जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हमसे क्या पूछा जा रहा है, A2 का साइज। तो देखिए तो A2 A0 A1 A2, A0 का 841 गुने 1189, देखिए डायमेंशन इन मिलीमीटर है ना, तो मेरे को A2 का पूछा जा रहा है। तो A012 का 012 A2 का क्या हो जाएगा, 420 गुने 594 है। देख लीजिए यहाँ पे देखिएगा 420 गुने 594, ये 420 गुने 594 mm है ना। का जो सेशन रहेगी आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा। इसी तरह का आपको ना पूरा डिटेल्स हम एक एक करके ड्राइंग का टोटल MCQ आपको कवर करवा दें। तो आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। आज जो 20 को क्वेश्चंस आपको करवाएं इसमें से कितना आपसे बन रही थी ये भी मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।